क्या ऑफ हो सकती है? मेरे चेहरे वाली बच्चे दिख पाएंगे। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? फैशन शो में साउंड नहीं आने दिया उदय सर ने। अच्छा, सीटी अलग चीज थी, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग चीयर भी डरते हुए कर रहे थे शायद। ऐसा है क्या? ओके। अनुशासन में एंजॉयमेंट, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। ऐसा आपको पढ़ाया नहीं इसलिए आपको मालूम नहीं है, फिर भी ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो बच्चे गए हैं उन्होंने कुछ शायद हफ्ते या 10 दिन में ये सारी ड्रेस अपने आप तैयार की है, और दे आर नॉट प्रोफेशनली ट्रेंड मॉडल्स। उनको रैम का भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है, बावजूद इसके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसा लग रहा था शायद कि हम आप किसी प्रोफेशनल फैशन शो में आए। तो मुझे लगता है कि एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए भी बनती है। चेयरमैन सर को मैं भी बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बारिश का मौसम है, लोगों ने हमें समय दिया, वो लोग यहाँ आए। यूपी से भी काफी सारे लोग हमारे यहाँ आए हुए हैं, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पॉलिटेक्निक के बच्चे कितने हैं? एक बार साउंड करें तेज। थैंक यू। ओके, फैशन के बच्चे, फैशन डिजाइनिंग, एक साउंड में पता चलेगा कितने। अच्छा, इसमें कोई अनुशासन नहीं टूट रहा है। मैं उदय सर को बताना चाहता हूँ कि ये लोग इस पर मेरे बाद में शायद अनुशासन में ही रहेंगे दोबारा। फैशन के कितने स्टूडेंट हैं? ओके, बेस्ट है। पॉलिटेक्निक का कंपैरिजन नहीं हो सकता, 500 बच्चे हैं, लेकिन ये 50 भी नहीं है। इनका साउंड कहीं कहीं 50% तक टिकता है आपके सामने। बहुत अच्छा। ओके, प्रोग्राम ऑलरेडी लेट है, मेरा टाइम तो इन्होंने काट के बहुत छोटा कर दिया है। थोड़ी सी चीजें हैं जो मेरे पास, मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपसे। यहाँ सर्वोदय विद्यालय के कितने बच्चे? एक आवाज, नीचे ऊपर चिल्लाना। कितने लोग हैं? चलो, एक्चुअली देयर इज अ प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे हैं, मैं भी सर्वोदय विद्यालय को बिलोंग करता हूँ। आपके चेयरमैन सर सर्वोदय विद्यालय वो भी रिठाला का, जिसके स्टूडेंट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ना मिले। हम लोगों ने यहाँ तक काम किया। इसका मतलब सर्वोदय विद्यालय गवर्नमेंट स्कूल, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई शर्मिंदगी है या आपको फील हो रहा है, क्योंकि इससे पहले पॉलिटेक्निक में साउंड बहुत आया। हम लोग वो है जिन्होंने आपका एडमिशन लिया, हमें मालूम है कितने लोग सर्वोदय विद्यालय के। सो इसमें कोई फील करने की जरूरत नहीं है। आप आज के बाद कह सकते हो कि हमारा चेयरमैन भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ है। वी आर फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल। सो जो हालात हमें मिले परिवार की तरफ से, वो शायद हमारे वश में नहीं थे। ऐसी स्थिति जो लाइफ ने हमें दी बाई बर्थ। राहुल गांधी जी को अलग मिला एनवायरमेंट, मोदी जी को अलग एनवायरमेंट मिला, ये कुदरत का है। लेकिन आज हम जो अपने स्तर पे कर पाए या कर पाने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद हमारे हाथ में है। किसी महापुरुष ने कहा है कि गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि वो हमारे हाथ में था साहब। कुछ चीजें आजकल तो इंटरनेट बड़ा सस्ता है। एक तो बहुत बड़ा योगदान मोदी जी का हो गया, जियो आया, सबके हाथ में कंटेंट है। हम लोग को याद है, मैं इंजीनियरिंग के लिए, मतलब जैसे अभी चेयरमैन सर ने बताया था कि हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, सभी लोग 12th के मतलब 10th के बाद साइंस लेते हैं। तो मैं सर्वोदय विद्यालय रोहिणी सेक्टर 6 से पढ़ा हुआ है, 10th किया मैंने, 95 का बैच शायद मेरा रहा होगा। मुझे साइंस लेनी थी क्योंकि मेरे घर में सबने साइंस ली थी, तो मैंने साइंस ले ली। साइंस मिली नहीं मुझे, सारे स्कूलों में चक्कर काटे, परसेंटेज तो एवरेज ही थी जैसी सर्वोदय विद्यालय की होती है। तो मेरा एडमिशन साइंस में कहीं हो नहीं रहा था, तो मैं पापा को या किसी को ले नहीं जाता था। एक पुरानी साइकिल थी, मैं सारे स्कूलों में जाता था, मार्कशीट लेके लोग उठा के फेंक देते थे, नहीं होगा, साइंस नहीं मिलेगी, आर्ट मिलेगी। मुझे साइंस लेनी थी। एक स्कूल है लाल बिल्डिंग है, सगुर बस्ती, उसके साथ एक पीली बिल्डिंग है। ऐसे बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है उनको, क्योंकि उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका कोई रिजल्ट नहीं है। मैं वहां अपनी मार्कशीट लेके गया और मैंने वो मार्कशीट रखी टेबल पे। मेरी मार्कशीट पकड़ते ही टीचर बोला, साइंस मिलेगी, चाहिए क्या?
मैं मतलब चौंक गया और खुशी भी हुई, लेकिन मैंने जाहिर नहीं किया। वो बोले देखो तुम्हारी परसेंटेज कम है, तुम्हें सिर्फ साइंस मिल सकती है। ये सीन तो देखा ही नहीं था कहीं। समझ नहीं आया हो क्या गया। या तो मेरी किस्मत अच्छी है, स्कूल खराब है, बाद में पता चला स्कूल खराब है। एक्चुअली उनका था क्या कि उनके यहाँ गवर्नमेंट का एक नोटिस आया हुआ था कि 3 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 साइंस के टीचर्स थे, 3 लैब थी, उनके असिस्टेंट थे। साल का लाखों रुपए का खर्चा गवर्नमेंट का जा रहा था। साइंस टूटने वाली थी वहां से, उनकी नौकरी खतरे में थी। तो जो भी आता था उसको वो साइंस शेप देते थे। मुझे साइंस दे दी। मैं पापा के साथ गया किताब लेने, तो मॉडर्न फिजिक्स एबीसी ऐसी किताबें किताब वाले ने मुझे दे दी। मैंने साइड में लेके देखी, मैंने कहा ये तो पापा इंग्लिश में है। तो वो बोले एक बार पूछ ले। मैंने दुकान वाले से पूछा, मैं भैया ये अंग्रेजी में। तो उसने मेरी शकल को देखा नीचे से ऊपर, बोला कहाँ से आए हो? मैं रहता तो यही हूँ। बोला नहीं, तुम्हें इतना नहीं मालूम कि सीबीएसई बोर्ड में साइंस जो है वो हिंदी में नहीं होती। अब थोड़ा शर्म भी आई। साइड में जाके मैंने पापा को बोला, मैंने ये तो कह रहा है कि हिंदी में होती नहीं है। तो उन्होंने बड़ा अच्छा कहा। उन्हीं हौसलों पे शायद हम लोग चलते हैं। वो कह रहे हैं कि देखो आप एडमिशन तो ले लिया है, हिम्मत करो और बढ़ो आगे। तो उस दौर के और उन हालात के हम लोग निकले हुए हैं कि शायद ट्यूशन के 250 रुपये ऑल्टरनेट डेज के 12 क्लासेस के लगते थे महीने के, वो फीसें शायद बड़ी मुश्किल से जुटा करती थी। मेरे ऊपर तो बड़े भैया थे, ये कर देते थे जुगाड़ मेरे लिए, लेकिन हालात शायद ऐसे नहीं होते थे। हम कभी ये ड्रीम नहीं करते थे कि हम आपके सामने एक कॉलेज लाएंगे, हम यहाँ मंच पे खड़े होंगे। मैं अपनी 7th 8th तक की क्लास में कभी खड़े होने के लिए टीचर बोलती थी तो मेरी टांग कांपती थी। उस हालात से निकलने के बाद में अगर हम लोगों ने कर लिया तो तुम लोगों के पास जियो है भैया, बहुत सारा डाटा है उसमें, और उसमें ऐसा ऐसा कंटेंट है कि आप अनबिलीवेबल, आप सोच नहीं सकते उसमें कितनी ताकत है। आपको आज जो चाहिए टाइप करिए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिलेगा। अमेजन कितना लोग यूज करते हैं? अमेजन प्राइम नहीं, अमेजन शॉपिंग कौन यूज करता है? लगभग सारे लोग करते हैं। कितना को मालूम है किसका है? एनीबॉडी? किसी को मालूम है ऑनर कौन है? बहुत लोग हैं। थैंक यू। क्या नाम है? बेंजो नहीं, जेफ। आगे कोई बताओ। जेफ बेजोस। जेफ बेजोस बेसिकली मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ 5 मिनट में, ये कुछ 2-3 प्राणी है जो आपको ये साबित करेंगे कि आप सब कुछ कर सकते हैं। जेफ बेजोस ने अपनी घर की गैराज से धंधा शुरू किया था। उनके दिमाग में एक आइडिया था कि किताबें, मुझे कोई किताब चाहिए, नहीं मिल रही, किस दुकान पे मिलेगी मालूम नहीं, धक्के खा रहे हैं, मिल भी जाती है तो ऑर्डर प्लेस करो, लेने जाओ। उन्होंने कहा कि मैं किताबें सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे मुहैया कराऊंगा। उन्होंने किताबों का धंधा शुरू करा, एक कॉमन वेबसाइट तैयार करी जिसपे उन्होंने कुछ किताबें पब्लिश कर दी, रेट कर दिया, वहां से 2-1 ऑर्डर आ गए। ऑर्डर आने के बाद उन्होंने खुद ही पैकेट बनाया और घर घर जाके सप्लाई करी। ये वहां से शुरू हुआ धंधा है जो आज 10.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है। सेम उसी कॉन्सेप्ट को हमारे यहाँ तो इंडियंस है ना, वी आर इंडियंस, तो कॉपी मारते हैं। तो सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने कॉपी मारा कॉन्सेप्ट और बना दिया फ्लिपकार्ट। सेम कॉन्सेप्ट 2007 में उन्होंने आईआईटी दिल्ली से 3rd ईयर 2nd ईयर में रहे होंगे दोनों, एक सीनियर था एक जूनियर था, दोनों पार्टनर्स थे रूम में। दोनों ने यही डिस्कशन करा कि भाई ऐसा कर लेते हैं, उसने करा था हो सकता है हो जाए। तो उन्होंने दिल्ली में एक कमरा लेके 10x12 का, और सेम कॉन्सेप्ट किताबों से शुरू करा फ्लिपकार्ट को। किताबों से फ्लिपकार्ट को शुरू करा, सेम कॉन्सेप्ट था, पुराना सा 2,500 रुपए का, जैसा हमारे पास कभी स्कूटर रहा करता था। हम कोचिंग पढ़ाने जाते थे, हमारे पास भी 2,500 का स्कूटर था। उसमें मिट्टी का तेल डालते थे क्योंकि पेट्रोल महंगा था। उसमें क्या होता था, कभी कभार खराबी आती। तो उन दोनों दोस्तों ने भी सेम कॉन्सेप्ट अमेजन का चुराया। घर घर जाके सचिन और बिन्नी ये बताते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च मारिएगा, वो कहते हैं कि हम लोगों को शुरुआत में छोटे ऑर्डर्स आए, लेकिन हमें लगा कि उसको कामयाबी मिली थी, हमें भी मिलेगी। कॉपी मार के, कुरियर बॉय बन के लोगों के घर जाके उन्होंने सप्लाई दी है। और शायद आपको मालूम होगा कि इस साल फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है 1 लाख करोड़ रुपए में। ताली बजाओ यार। 1 लाख करोड़ रुपए उन लोगों के जो स्टूडेंट हैं, दोनों की उम्र मुझसे कम है, शायद 32-33 साल के यंग लड़के, उनके पास 1 लाख करोड़ रुपए है अभी। और मुझे नहीं लग रहा कि कुछ भी उनका था, वो कॉन्सेप्ट भी चुराया हुआ था। पेटीएम के बारे में आप लोग जानते हैं, वो बड़ा फील कराएगा आपको उस आदमी का। आप यूट्यूब पर जाके अभी सर्च मारिए कंटेंट, मतलब आपको लगेगा कि ऐसा हो सकता है क्या।
अलीगढ़ का एक हमारी तरह देसी आदमी जिसके घर का बैकग्राउंड नहीं है पढ़ाई लिखाई का, मतलब बिल्कुल नहीं है पढ़ाई, उनका एडमिशन वो कहते हैं कि मेरा, देखो अभी चेयरमैन साहब ने जो बात कही थी वही कह रहा हूँ, मेरे को तो कुछ और मालूम नहीं है, जो मालूम है केवल वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी बोर होने के बावजूद भी काम का ना हो तो भी खामोशी से 10 मिनट और झेल ले, फिर हम सब मिलके बाकी लोगों का सहयोग करेंगे, ठीक है। कोशिश करूंगा 5-4 मिनट में मैं इन चीज़ों को आपको बता पाऊँ। शायद मुझे लगता है कि ये मेरे काम की है तो शायद आपके काम की भी हो। विजय शेखर शर्मा, ओनर ऑफ पेटीएम। विजय शेखर शर्मा का कहना, वो बड़ा मोटिवेशनल आदमी है, आप उसको सुनिए बार बार, वो आपको जगाएगा अंदर से। अलीगढ़ का एक ऐसा आदमी जिसे अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि इंटर कॉलेजों में अंग्रेजी बहुत ज़्यादा यहाँ है नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं है, लेकिन वो पढ़ने में ठीक थे। तो हिंदी मीडियम से 12th करने के बाद उनको किसी ने कहा कि भैया इंजीनियरिंग कर लो, करियर ठीक रहेगा। उन्होंने तैयारी करी तो पता चला इंग्लिश मीडियम तैयारी है, पेपर तो इंग्लिश में आएगा, अब तैयारी कैसे करें। तो ये कह रहे हैं कि मेरा जो एडमिशन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हुआ वो बाई चांस हुआ। वो कह रहे मैं ये देखता था कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, उसमें लिखा होता था कि नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सी दिल्ली की राजधानी है, ABCD में ऑप्शन थे, तो मैं रट्टा मारता था, क्वेश्चन में देखता था ऊपर क्या लिखा है कैपिटल, तो नीचे आंसर ये होगा। बोले अगर ऑब्जेक्टिव ना होता तो मेरा सिलेक्शन ना होता और मैं DC भी ना पहुंचता। बोले एडमिशन हो गया, मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में भी पहुंच गया, वहां क्लास में बैठा हूँ और टीचर पढ़ा रहा फिर से अंग्रेजी में। अब वो हो रहा है तारे जमीन पे, अक्षर ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वो कुछ कुछ बोल रहा है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो अक्षर ऐसे ऐसे भाग रहे। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया, जब पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया तो आंसर कहाँ से करेंगे। तो टीचर ने धमकाया, हम पहली बेंच से उठ के पीछे बैठ गए, और पीछे और पीछे, और एक दिन ये आया कि क्लास से बाहर ही निकल गए, टीचर ने निकाल दिया बाहर। तो ऐसे हालात में यहाँ से आगे का बड़ा अच्छा है, वो कहते हैं कि ऐसे हालात में कुछ लोग तो ये करते हैं कि कैंटीन चले जाएंगे, कहीं पार्टी करेंगे। ज़्यादातर लोग कैंटीन में मस्ती करते हैं। बोले मैंने अपना अड्डा जमा लिया कंप्यूटर लैब में, थे तो शायद वो अदर किसी ब्रांच के इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, बट उन्होंने अपना अड्डा जमाया कंप्यूटर लैब में। बोले मैं वो जो लैब असिस्टेंट था उसके साथ बैठ के उसका काम करवा लेता था, वो पूरे दिन मुझे बैठने की परमिशन देता था। कंप्यूटर लैब उनके लिए बोनस साबित हो गई। कंप्यूटर लैब में उन्होंने कहा कि कुछ मैगजीन, दरियागंज में पटरी लगती, किसी को मालूम है? वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, तो 10 रुपए 5 रुपए जो भी होते थे हम वहाँ मैगजीन खरीदने जाते थे। तो US की कुछ अच्छी सिलिकॉन वैली की मैगजीन्स निकलती है, वो मैगजीन लाके उन्होंने देखा कि यार कोई कोई आदमी है कोडिंग कर रहा है और अच्छा कमा रहा है, हम भी कुछ करते हैं ऐसा। तो सिर्फ मैगजीन में पढ़ के और इंटरनेट कुछ केबी की स्पीड आया करती थी, उस केबी की स्पीड में उन्होंने पढ़ के अपने आप सीख के एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया जिसका नाम था 197। 197 एक डायरेक्टरी होती थी MTNL के ज़माने में। किसी को अगर ये जानना है कि ये जो अभी फ़ोन आया था वो किसका था, जैसे आजकल ट्रू कॉलर होता है, उस तरह से एक नंबर होता था 197। तो 197 नाम से उन्होंने एक कंपनी बनाई, 197 कम्युनिकेशन। उसको लेके वो गए एयरटेल के ओनर सुनील भारती मित्तल के पास, और भारती मित्तल को उन्होंने कहा कि भैया मेरे पास ना ऐसा ऐसा कंसेप्ट है, आप अपने उसमें लगा लो, अगर कोई पूछेगा कि ये नंबर किसका है तो मैं बता दूंगा, ऐसा सॉफ्टवेयर मैंने बनाया है। ले लूं क्या? बहुत दिन की बड़ा सा निकल ही जाए तो अच्छा है। सुनील भारती मित्तल ने उनसे कहा कि बेटा ऐसा है, तुम ये सब छोड़ो, ये कुछ मत करो, तुम ऐसा कर लो एस्ट्रोलॉजी का ऐप बनाओ, तुम बाबा जी बिठाओ फोन पे और भाग्य बताओ। तो बोले मैंने फिर ऐसा ही किया, एक बाबा जी ले लिया 5-4 हज़ार रुपये में, और मेरे पास कॉल आते थे, उन्होंने कहा ऐसा है देखो 6 रुपये की कॉल रखेंगे, 4 रुपये मेरे 2 रुपये तुम्हारे, ये बिजनेस उनको सौंपा गया। 197 को उन्होंने बंद किया। ये लंबा है, लंबा की जगह पे, लेकिन मैं आपको बहुत बढ़िया इसकी बात बताता हूँ। पेटीएम का क्या है, बेसिकली पेटीएम इज पे थ्रू मोबाइल। उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया कि थोड़े दिनों बाद हर व्यक्ति के हाथ में एक चीज होगी जो मोबाइल है। जिसने ड्रीम कर लिया, जैसे हमारे चेयरमैन सर बैठे हैं, मुझे याद है आज से 25 साल पहले हम जब कोचिंग भी नहीं खोल पाए थे, तब भी वो कहते थे यार एक स्कूल खोलेंगे। बहुत समय से कह रहे हैं कि हम एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे, और ड्रीम कम्स ट्रू। हम उत्तराखंड में नैनीताल में यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का है। मुझे कभी कहा करते थे कि यार एक बुलेट लेनी है
एक सफारी लेनी है, तो बुलेट भी है सफारी भी है, ऐसा कुछ रहा नहीं। पेटीएम को आज आप लोग जरूर देखिएगा, मुझे लगता नहीं कि उनसे खराब हालात में हम में से कोई भी यहाँ होगा। और सबसे बड़े तो हालात के मारे हम लोग खड़े हैं आपके सामने, जिनके पास न कोई संसाधन न कोई गाइडेंस का खास तौर पे मैं कहूँगा कि हमारे एक अंकल हैं, मुझे लगता था उनसे कुछ भी पूछ लूँगा बता देंगे। इंटरनेट का नाम 99-2000 में जब मैं बीटेक के लिए तैयारी कर रहा था तब भी नहीं जानता था। मैंने कोई एंट्रेंस दिया था, उसका रिजल्ट देखने गया तो उसमें एक चीज़ लिखी आती थी हर बार, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। उसमें कभी सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो शायद डेस्टिनी को कहीं और ले जाना था कह सकते, लेकिन डेस्टिनी के ऊपर हम लोग बैठे नहीं। कुछ चीजें मुझे लगता है लाइफ में जो अपने हाथ में है वो कर लेनी चाहिए। किसी महापुरुष ने कहा है, बहुत आप लोगों ने कितने ने सुना है, एक बोतल मुझे मिलेगी क्या? बिस्लरी है, यहाँ करीब होंगे 1000 स्टूडेंट। मैंने 1500 की भीड़ को गले से काउंसिल किया है, लगभग ऑल ओवर इंडिया। मैं इंडिया के अलावा करीब दुनिया के कई देशों में मैंने सेम काउंसलिंग का काम किया है। पहली बार दुबई बड़े भैया ने भेज दिया किसी काम से, तो जिस काम से जिसके ऊपर गए थे वो भाग गया। हम 3 दिन एयरपोर्ट पे फंस गए, खाने के पैसे उतने ही गिने चुने होते थे, तो केवल चाय और बिस्किट लूज मोशन हो गया। ये इन हालात से बुरा आप में से कोई नहीं बैठा होगा। आई होप कि ये उम्मीदों का खेल है जो आज हम लग रहे हैं। जिस टाइम पे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं तब सबसे अच्छा जोन होता है। ये लगता है कि यार बस ये डिग्री डिप्लोमा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर जॉब मिल जाएगी, फिर कुछ हो जाएगा। हमारा टूट चुका है, हमको पता है जिंदगी कितनी बेरहम है, कैसे देगी, क्या देगी, कितना देगी, कैसे करके मिलेगा, हमें क्या क्या हासिल होगा, कैसे कैसे कितनी चीजें मुश्किल से हासिल होती है। वही चीजें कोशिश करके कैसे कैसे जो आसान है वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है। लेकिन उदय प्रताप सिंह थोड़ा टाइम हो गया, प्रोग्राम ऑलरेडी लेट है, 5 मिनट का समय। एक ये पॉइंट बड़ी शूट करती है, वो कहते हैं तू खुद की खोज में निकल। सुना है सभी लोगों ने? उससे पहले ये कहते हैं कि किसी ने वो क्या था मांझी वो कहता है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो, तो मालूम नहीं ना। अगर भगवान की स्थिति ये होती कि आपको खराब हालात में रखना चाहता, अगर वो ये चाहता कि आप परेशान हो, तो आपके भेजे में दिमाग और शरीर में ताकत देके ना भेजता। अगर वो चाहता कि आप तकलीफ में जीवन गुजारे, तो आपके सिर में दिमाग और शरीर में ताकत देके वो भेजता ही ना, आपको असहाय बना देता। अगर आप चलने फिरने में कामयाब हैं तो मुझे लग रहा है कि आप असहाय नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। समय भी ये जानना चाहता है, तालियों की आवाज आनी चाहिए ऊपर वाले। समय भी ये जानना चाहता है कि तेरी पहचान क्या है, तू क्या है। समय को इसका जवाब आपसे चाहिए, लेकिन काम आपको करना पड़ेगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन इस राउंड के बाद भी हो, पूरे प्रोग्राम के बाद, तो उदय सर उसका जवाब देंगे, ऐसा कहने के लिए उन्होंने मुझे कहा है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू। कुछ लोग ऐसे हालात में जी रहे हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि मेरा तो जीवन ऐसे ही कटने वाला है, मैं तो बहुत दुर्भाग्य में पैदा हुआ हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मेरे परिवार में पैसे नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जिनके पास गिना चुना पैसा है, और गिने चुने लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। क्या ये अंतर ऊपर वाले ने बनाया है क्या? नहीं, ये हम लोग तय कर रहे हैं। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, ये वस्त्र को पिघाल के बना ले एक शस्त्र तू। जो हमने कोशिश की, एक हौसला करा,
कि परेशानी कोई भी हो, सुबह से शाम तक न संडे न कोई त्योहार का दिन देखा, लगातार सारी हिम्मत को समेटा और चल पड़े कि बस करना है और करना है। मेरी एक एक्सेल की शीट है, आज यहाँ प्रोजेक्टर नहीं है वरना मैं आपको अपना टू डू लिस्ट दिखाता। मेरे किसी भी दिन में 500 से कम काम नहीं होते पेंडिंग। चलते फिरते सड़क पे भी कोई काम याद आता है तो गूगल शीट में डाल देता हूँ, उसकी एक कॉपी मेरे मोबाइल में होती है, एक लैपटॉप में। तो सारी हिम्मत को इकट्ठा करके चलिए, अपने बेड़ियों को हथियार बनाने की कोशिश कीजिए। जो चीजें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, आज माहौल, जैक मा फाउंडर ऑफ अलीबाबा, एक ऐसा आदमी जिसको KFC ने वेटर की नौकरी नहीं दी, उसके पास 11 लाख करोड़ रुपए का साम्राज्य है आज। वो ये कहता है कि जो बंदिशें आपको नजर आ रही हैं उसमें अपॉर्चुनिटी देखने की है केवल आपको। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी। अगर आपका कर्म क्षेत्र अच्छा है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर दयनीय हालत में आप क्यों रहते हैं? क्यों आप रात दिन उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव विचारों से ग्रसित हैं? चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। ऐसे लोग समाज में बहुत भरे बैठे हैं, हमारे रिश्तेदार, मिलने वाले दोस्त, जो आपको रात दिन कहेंगे ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा। बहुत सारे लोग बैठे हैं जिसने जिंदगी में खुद तो कुछ करा नहीं, कहीं गया नहीं, कोई प्रयास नहीं करा, और तुमसे कहेगा ना बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चरित्र अगर पवित्र है तो क्यों है दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। मेरे भाषण बहुत लंबे हो जाएंगे, इस कविता को भी ड्रॉप करते हैं, प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। पेशेंस से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।